शुरू करिए। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रधान होते हैं। राज्यपाल जो है राज्य के कार्यकारी प्रधान होते हैं, जबकि आर्टिकल 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होंगे। आर्टिकल 153 में क्या वर्णित है? राज्य का एक राज्यपाल होंगे। जबकि सातवां संविधान संशोधन 1956 में क्या किया गया था बताइए? यानी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। याद रखिए, सातवां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। जबकि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति एक ही राज्य या अलग अलग राज्यों में भी हो सकते हैं। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर करते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत रहते हैं। आर्टिकल 153 राज्यपाल को जो है नियुक्ति आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। भूलेंगे नहीं, राज्यपाल की पद की योग्यता राष्ट्रपति के समान ही है। राज्यपाल की पद की जो है योग्यता जो है राष्ट्रपति के ही समान है, लेकिन इसके जो है अवधि में अंतर है। अवधि में अंतर कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वैसे तो 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। आगे राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हैं। राज्यपाल जो है राज्य के कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होते हैं। इस कड़ी में व्यवहारिक शक्ति मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है। देखिए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल जो है राज्य के कार्यकारी शक्ति के प्रधान होते हैं। इस कड़ी में व्यवहारिक शक्ति जो व्यवहार जो होता है व्यवहारिक शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में होती है। आगे अब एक कार्य और शक्ति में क्या है? तो सभी शक्तियां राष्ट्रपति की तरह ही समान होता है, लेकिन कुछ बिंदु पे अंतर है। जैसे कार्यपालिका शक्ति में क्या है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, याद रखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर इसे राष्ट्रपति हटाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर उसे राष्ट्रपति हटाते हैं। आगे अब विधायी शक्ति में क्या है? तो सब कुछ राष्ट्रपति की तरह ही है, लेकिन 2 बिंदु पे मतभेद है। पहला है, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक को आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जबकि दूसरा है, जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ के राज्यपाल 1/6 सदस्य का मनोनयन 5 क्षेत्रों से करते हैं। विधान परिषद में 5 क्षेत्रों से करते हैं। आगे न्यायिक शक्ति में क्या है? तो सब कुछ राष्ट्रपति की तरह है। अंतर जो है क्षमादान में है। क्षमादान में भाई मृत्युदंड और मार्शल लॉ को क्षमा नहीं कर सकते हैं। जबकि वित्तीय शक्ति में सब कुछ जो है राष्ट्रपति की तरह ही समान है। जबकि स्वाविवेकीय शक्ति में क्या है? तो स्वाविवेकीय शक्ति की दृष्टि से राज्यपाल को अधिक शक्ति प्राप्त है। स्वाविवेकीय शक्ति की तरह अगर क्वेश्चन पूछे स्वाविवेकीय शक्ति में निम्नलिखित में से किनको अधिक शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे राज्यपाल को जो अधिक प्राप्त है। अब आइए राज्य की कार्यपालिका। ये भी याद रखिए, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सा पद है? तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता जो राज्य के कार्यपालिका है। केंद्र के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। याद रखिए, दोनों के अच्छा से याद रखिए, क्वेश्चन पूछा था दरोगा में। आगे अब मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में नियुक्त होते हैं, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होते हैं, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। आगे मुख्यमंत्री की पदीय शक्ति प्रधानमंत्री की तरह ही समान होता है। वहाँ केंद्र में करेंगे सब चीज, यहाँ राज्य में करेंगे सब चीज। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल आर्टिकल 163 के तहत करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 163
राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पे मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल करते हैं। आगे, अब योग्यता क्या है? तो प्रधानमंत्री की तरह ही समान है, 25 वर्ष की आयु पूरा करता हो, पागल दिवालिया न हो, जो है क्राइटेरिया वो सब। जबकि कार्य एवं शक्ति में क्या है? तो प्रधानमंत्री की तरह ही है। तो कार्य और शक्ति का उल्लेख किस में है मुख्यमंत्री का? तो आर्टिकल 167 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, तो याद रखिए मुख्यमंत्री की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 167 में, हाल ही में दरोगा में पूछा गया था। आगे, जिस संगठन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं वहाँ स्वतः जो मुख्यमंत्री सदस्य हो जाते हैं। याद रखिए, जिस संगठन के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं वहाँ स्वतः जो है मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में बन जाते हैं। आगे, ध्यान रखें, राज्य स्तर के उन इकाइयों का अध्यक्ष भी जो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य स्तर के उन इकाइयों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यानी राज्य स्तर के जितने भी होते हैं उनके कौन अध्यक्ष होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के मुख्यमंत्री बिहार के, माने भारत में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी किसी भी राज्य के। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के, आपको तो कुछ महिला। कुछ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। हम महिला नहीं बोले थे। चलिए, अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी, पहली और अंतिम, पहली और अंतिम, अभी तक के तो अंतिम में वही है। आगे, जबकि पहली मुख्यमंत्री कौन होगी? महिला सुचेता कृपलानी। ठीक है। आगे, वर्तमान में महिला मुख्यमंत्री कौन है? कहाँ की? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। जबकि चर्चित हाँ, अभी वर्तमान में महिला मुख्यमंत्री एक ही को है। महिला थोड़ी है, पुरुष है। यानी महिला मुख्यमंत्री वर्तमान में। चलिए आगे बढ़िए। अब ये मुख्यमंत्री खत्म। अब ये महाधिवक्ता। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और राष्ट्रीय मतदाता अधिकार दिवस? 26 मतदाता मतदान 26 जनवरी। यार 25 जनवरी है। 25 राष्ट्रीय मतदान दिवस है 25 जनवरी। अबीरवाल दिवस 26 दिसंबर। नया है, सब याद रखिएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 मार्च जल दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। हाँ, 22 अप्रैल। गलती करके। चलिए आगे बढ़िए। अब ये महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता 22 मार्च। जल दिवस उसी दिन। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब ये आर्टिकल 165 में उल्लेखित है महाधिवक्ता का, जबकि यह राज्य का प्रधान विधिक सलाहकार होते हैं। ये राज्य के प्रधान विधि अधिकारी होते हैं। जबकि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है बिहार के? पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही है। नहीं, पीके शाही चेंज हो गया, पीके शाही है। पीके शाही वर्तमान बिहार के महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही है। जबकि सारे कार्य और शक्ति जो महान्यायवादी के तरह ही है। आगे, इस तरह महाधिवक्ता भी खत्म। आइए मंत्रिपरिषद कौन है? पढ़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ही समान है। यहाँ भी अपना नजर रखना है मंत्रिपरिषद पे। चर्चित मंत्री पे नजर रखें। राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री की सूची लिखना है। चर्चित मुख्यमंत्री पे नजर रखना है। आगे, अब एक चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सफलता निष्पक्ष, पारदर्शी और चुनाव आयोग पे ही निर्भर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चुनाव आयोग पे ही निर्भर करेगा। इसी कड़ी में संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के बीच, 329 के बीच, 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसमें कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। जबकि आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। आगे, अब इस संरचना। चुनाव आयोग 1989 से पहले एकल था। याद रखिए, चुनाव आयोग जो है 1989 से पहले एकल है, यानी एक ही अध्यक्ष होते थे। जबकि 1989 पहले जो चुनाव आयोग कौन बने? सुकुमार सेन।
यानी 1989 से पहले जो है चुनाव आयोग में एक ही सदस्य होते थे, जबकि 1989 के बाद बहुसदस्यीय हो गई है। चुनाव आयोग जो बहुसदस्यीय हो गई, यानी एक अध्यक्ष और 2 जो है उपाध्यक्ष। सदस्य। हाँ, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हाँ, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो कौन से क्रम के हैं? 25वें होंगे, 25वें हैं, याद रखिएगा। 25वें क्रम के वर्तमान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। जबकि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्षों का? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी ध्यान रखें, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो 25वें हैं। जबकि चुनाव आयोग की पदीय स्थिति सुप्रीम कोर्ट के समतुल्य होता है। पदीय स्थिति जो है सर्वोच्च न्यायालय के समतुल्य होता है। आगे, अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये लाइन छूट गया था। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? और अन्य चुनाव आयुक्त को कौन करेंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। अब ये चुनाव आयुक्त के कार्य और शक्ति में क्या है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय विधान मंडल, राज्य विधान मंडल इत्यादि के चुनाव संपन्न कराने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। मतदाता सूची भी तैयार कौन करते हैं? चुनाव आयोग करते हैं। प्रत्याशियों को खर्च का सीमा तैयार कौन करते हैं? तो चुनाव आयोग ही करते हैं। अजय लंबा वर्तमान जो है, अजय लंबा समिति का संबंध किससे है? हाँ, तो मणिपुर में किससे? तो जांच समिति से। जबकि अनुसुईया समिति का संबंध किससे है? तो मणिपुर में शांति स्थापित है। अनुसुईया शांति, अजय लंबा, हाँ, अनुसुईया उइके। आगे एन बीरेन सिंह। आगे नोट, हाल ही में लोकसभा और विधानसभा के खर्चों को बढ़ाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को, यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों की जो है खर्च जो है उसको बढ़ाया गया है। यानी लोकसभा में पहले कितना खर्च करने का? नहीं 70 था। लोकसभा के चुनाव में पहले 70 था, अब 95 कर दिया गया है। लोकसभा में पहले 70 लाख खर्च था, अब 95 लाख। जबकि विधानसभा में पहले 28 लाख था, उसे 40 लाख कर दिया गया। विधानसभा में अभी 28 से 40 किया गया है, जबकि लोकसभा में 70 से 90 लाख, 95। याद रखिए, तो यानी लोकसभा में 70 से 95, विधानसभा में 95 लाख। अरे चुनाव में जो खर्चा होता है, लोकसभा में चुनाव में पहले खर्च करने का चुनाव आयोग सीमित किया था 70 लाख, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है 95 लाख। अब विधानसभा में पहले था 28 लाख खर्च कर सकते हैं, अब अरे प्रत्याशी सब। अब ये चुनाव के चलिए, चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी होते ही MCC लागू हो जाता है। MCC का पूरा नाम क्या है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कैसे ही? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करते ही MCC लागू हो जाता है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। संसद के अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति को भी सुझाव जो है चुनाव आयोग ही देता है। संसद के यहाँ चुनाव आयोग का क्या काम है? तो संसद के अयोग्यता से संबंधित जो है राष्ट्रपति को सूचना जो है चुनाव आयोग देते हैं। जबकि भूलेंगे नहीं, चुनाव चिन्ह का निर्धारण के साथ साथ चुनाव में खड़ा होने के प्रत्याशी को भी निर्धारण जो है चुनाव आयोग का ही काम होता है। जबकि साथ ही क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल को मान्यता भी जो है चुनाव आयोग ही देते हैं। जबकि जब प्रथम आम चुनाव हुए, याद रखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, जब प्रथम आम चुनाव, हाँ तो प्रथम आम चुनाव बताते हैं, अभी क्वेश्चन मिलाते हैं। प्रथम आम चुनाव हुआ था उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी थे। जब प्रथम आम चुनाव हुआ था उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी था, जबकि वर्तमान में क्या मात्र 6 ही वो है। जो हाल ही में नया में कौन है? आम आदमी पार्टी को दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है? शर्तें क्या है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा राज्य में बताते हैं पूरा। पहला क्राइटेरिया, पहला शर्त क्या है? तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा क्या है? राज्यसभा में 4 अलग अलग राज्यों में
वैध मतों का 6% मत ले आएगा तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 4 अलग अलग राज्यों में। हाँ, 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के 6% वोट ले आएगा तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगला क्या है, तो लोकसभा में भी वैध मतों का 6 मत और कम से कम 4 सीट अगर दर्ज कर लेगा लोकसभा में तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और क्या है, 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के कुल सीटों का 2% अगर वोट भी ले आएगा तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और क्या है, याद रखिएगा, तो 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के 2% सीट भी जो है लाएगा तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। लोकसभा टोटल सीट कितना है? हाँ, आगे चुनाव का परिसीमन तय करता है कौन? चुनाव आयोग। जबकि वर्तमान में 1971 के जनसंख्या के आधार पे आगे जमानत की राशि वैध मतों का 6% प्राप्त करने पे ही बचता है। जमानत की राशि चुनाव आयोग, हाँ इसी तरह वहाँ भी तो शायद 1/6 था, वहाँ 1/, वैध मतों का 1/6 था। हाँ वही बात है। चलिए आगे बढ़िए, तो याद रखिए जमानत की राशि वैध मतों का 6% प्राप्त करने से बाद बचता है। नहीं, यहाँ 6% है वैध मतों का, यहाँ 6% है। अब आगे है चुनाव आयोग संबंधित सुधार समिति। तो पहला है चुनाव प्रचार जो है 48 घंटा पहले जो है समाप्त हो जाता है। याद रखिए चुनाव प्रचार जो 48 घंटा पहले समाप्त हो जाता है। जबकि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, लिंगदो समिति, सकदर समिति और चकधर समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से है। याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, लिंगदो समिति और सकदर समिति और चकधर समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से है। आगे नोट, सरकारिया आयोग और पक्षी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। सरकारिया आयोग और पक्षी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। जबकि पहचान पत्र सकदर समिति के अनुशंसा पे लागू होता है। ये जो पहचान पत्र अपने लोग का था वो किस समिति के अनुशंसा पे? सकदर समिति के अनुशंसा पे। जबकि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन? चले, तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सबसे पहले प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा में हुआ था। जबकि वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। याद रखिएगा वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट अलग हुआ, जिसकी शुरुआत 2008 में हुआ था और 2014 में। वीवीपैट का शुरुआत कब? तो 2014 में हुआ था, जिसके तहत 8 संसदीय क्षेत्र में चुनाव कराया गया था। वीवीपैट के तहत जो है 8 संसदीय क्षेत्र में, पहले में जो है 8 संसदीय क्षेत्र में चुनाव कराया गया था, जिसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। अब आइए चुनाव आयोग के बाद पंचायती राज और या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय निकाय के 2 भाग हैं, एक पंचायती राज और दूसरा शहरी स्थानीय निकाय या नगर निगम। अति महत्वपूर्ण है, स्थानीय निकाय के पिता किसको कहते हैं? रिपन को। स्थानीय निकाय के पिता रिपन को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना पारित किया था। याद रखिएगा। आगे पंचायती राज के 2 उद्देश्य हैं। पहला, विकास की प्रक्रिया को जन भागीदारी सुनिश्चित करना और दूसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति को लागू करना। याद रखिएगा। जबकि आज़ादी के बाद नीति निर्धारक तत्व में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। भूलेंगे नहीं, आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में अमेरिकी मॉडल सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, लेकिन लोगों के उदासीनता के कारण यह योजना असफल था। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने लाया था और कब लाया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में लाया था, जो लोगों के जो लोगों के उदारता के कारण यह असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के बाद नेहरू ने पंचायती राज के विकास के लिए पहले
पंचायती राज मंत्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में किया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। और इन्हीं के अनुशंसा के आलोक में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किया गया। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को इन्हीं के अनुशंसा के आलोक में राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज। हाँ, क्वेश्चन था एक आगे। तो याद रखिए, राजस्थान में कब से प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। इसके तहत पंचायत के 3 त्रिस्तरीय में कौन कौन था? तो ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत के हेड मुखिया होते थे, जबकि जिला पंचायत समिति के हेड प्रमुख होते थे, नहीं प्रमुख। जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष को ही अध्यक्ष कहा जाता था। आगे 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई पंचमपल्ली से। पहले तो 2 अक्टूबर को हो गया और यहाँ 11 अक्टूबर से। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई। जो है बलवंत राय मेहता समिति के आलोक में जो है पंचायती राज सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई। तब 1977 में, याद रखिएगा, जनता पार्टी के समय में अशोक मेहता समिति बनाई गई। अशोक मेहता समिति कब? तो 1977 में। अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। जबकि बलवंत राय मेहता समिति कब? तो 1957 में, जिसमें 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कही गई। कालांतर में राजीव गांधी के समय पंचायती राज व्यवस्था को सुधार के लिए GBK राव समिति और सिंघवी समिति 1956 लाया गया। GBK राव समिति कब लाया गया? GBK राव समिति 1985 और सिंघवी समिति 1986, 1 साल। GBK राव समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। जो किसके समय लाया गया था? तो राजीव गांधी के समय लाया गया था। अति महत्वपूर्ण है, सिंघवी समिति की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज को संवैधानिकता का दर्जा मिला। याद रखिएगा, सिंघवी समिति की अनुशंसा के आलोक में ही पंचायती राज को संवैधानिकता का दर्जा मिला। इसी कड़ी में 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। भूलेंगे नहीं, इसी क्रम में 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया और जिसमें 29 विषय को रखा गया। आगे इसी क्रम में 73वां संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे भाग 9 आर्टिकल 343 क से 343 ज तक 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत 16 अनुच्छेद जोड़ा गया, 29 विषय रखा गया। त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यता की आयु जो है 21 वर्ष रखा गया। यानी पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें सदस्यों की आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, जो जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 343 च में। याद रखिएगा। आगे 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया, जबकि बिहार पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखता है। कार्य अवधि यानी पंचायती राज का कार्य अवधि क्या है? तो 5 वर्षों का होता है, विधानसभा के ही समान है। जबकि किसी स्थिति में रिक्त हो जाने पे 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। आगे आरक्षण की व्यवस्था भी अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था भी जो है जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज में किया गया है। और क्या है? इसके चुनाव से संबंधित राज्य का निर्वाचन आयोग है, जबकि वित्त से संबंधित राज्य वित्त आयोग है। तो ऑटोमेटिक है, राज्य में चुनाव होगा तो राज्य चुनाव आयोग होगा, पैसा से संबंधित वित्त आयोग। अन्य बात में क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन के आलोक में सबसे पहले मध्य प्रदेश, याद रखेगा, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछे जो 73वां संविधान, जैसे पंचायती राज को संवैधानिकता का दर्जा मिला, उसके बाद पहला चुनाव किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक को आरक्षण जो है पंचायत में दिया गया है। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो अल्पसंख्यकों को भी जो है पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, जबकि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जो है मध्य प्रदेश को है। जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार किस राज्य को है? मध्य प्रदेश को है। आगे पंचायती राज जो है राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। आगे पंचायती राज की सुनवाई के लिए अलग से अच्छा क्वेश्चन है, अलग से न्यायालय की व्यवस्था किस राज्य में है? तो केरल में।
पंचायती राज की सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था किस राज्य में है? केरल में। केरल राज्य में है। आगे अब आइए, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19। याद रखिए, बिहार में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी? 19 है। जबकि अब आइए दूसरा, पंचायती राज खत्म, अब आइए स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में दूसरा भाग है नगर निगम। स्थानीय निकाय का दूसरा भाग शहरी निकाय या नगर निगम है, जिसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? मद्रास से। यार इजी क्वेश्चन सब है। मद्रास नगर निगम मिला है, जो जिसका स्थापना कब किया गया था? 1688 में। याद रखिए, प्राचीनतम नगर निगम कहाँ से मिला है? मद्रास। हाँ, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। मद्रास। और वैसे कहा जाए तो सबसे पहले कहाँ? हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन काल में। आगे, शहरी स्थानीय निकाय का वर्तमान स्वरूप 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिकता का दर्जा मिला, जिसके अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था रखा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय रखा गया। त्रिस्तरीय रखा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। अन्य सभी विशेषता जो पंचायती राज की तरह ही समान रखा। आगे इस तरह नगर निगम भी खत्म। अब आइए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का उल्लेख लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 309 से 323 के बीच है। लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 309 से 309 से 323 तक जो है लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। इसके दो भाग है, एक यूपीएससी और एक एसपीएससी। स्टेट पीसीएस। अब स्टेट पीसीएस में यूपीएससी आई है, बीपीएससी आई है, झारखंड पीसीएस आई है, जो आई है। चलिए तो दोनों को तुलना करके देखिए, यूपीएससी और एसपीएससी। तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष लगभग 10 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और सदस्य की संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। जबकि एसपीएससी में क्या है, तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और संख्या की निर्धारण जो है संख्या का निर्धारण भी जो है राज्यपाल। वहाँ राष्ट्रपति करेंगे, यहाँ राज्यपाल करेंगे। आगे हटाने की शक्ति कहाँ है, तो हटाने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आलोक में कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति हटाते हैं। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति हटाएंगे, जबकि राज्यपाल को भी जो है राज्य में जो है एसपीएससी में जो है उसके अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पे। अब इनका कार्य क्या है, कार्य अवधि क्या है, तो यूपीएससी में 6 वर्ष या 65 वर्ष, यहाँ एसपीएससी में 6 वर्ष या 62 वर्ष। आगे अब हाँ कार्य अवधि। अब ये यूपीएससी का कार्य क्या है, तो यूपीएससी का कार्य क्या है, तो नियुक्ति की परीक्षा का संचालन करना, संचालन के बाद नियुक्ति की अनुशंसा करना। इसका भी वही काम है जो नियुक्ति करना। याद रखिएगा, सामान्य कार्य यूपीएससी की तरह ही। अब वही अन्य बातें, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किए जाते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किए जाते हैं। इनके भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका कार्यकाल कितना, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का, 62 वर्ष का। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। जबकि हटाने का शर्त भी जो है यूपीएससी के तरह ही, वही सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति हटाते हैं। जबकि काम क्या है, तो यूपीएससी और बीपीएससी की तरह ही नियुक्ति, वैकेंसी निकालना, नियुक्ति करना, जितना परीक्षा वगैरह सब करवाना। आगे नोट क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थापना, याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव 1919 के कल ही पर आए थे। 1919 के अधिनियम में पेश 1919 के भारत शासन अधिनियम में पेश किया गया था, जिसे अंतिम रूप 1926 में ली आयोग के सिफारिश पे दिया गया था। क्वेश्चन याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किस अधिनियम में आया, 19 में, लेकिन उसे अंतिम रूप 1926 के ली कमीशन के अनुशंसा पे दिया गया था। आगे अब ये राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 के बीच है, जो भाग 17 में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी है, जबकि लिपि देवनागरी है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष 1955 में बीजी खेर थे। याद रखिए, प्रथम लोकसभा आयोग के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। नोट,
8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा था, 22 भाषा है जो मूल तो 14 थे। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितना 14 भाषा है, जबकि मूल तो कितना था, सॉरी वर्तमान में 22 है जबकि मूल तो कितना था 14 था। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। जो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में, याद रखिए डेट के साथ। 21वां संविधान संशोधन 1967 के आलोक में संविधान में 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया, जबकि 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा नमक नहीं, 71वां के तहत 2 भाषा 3 भाषा नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया, याद रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है, अंग्रेजी। और एकमात्र जो कौन सा राज्य जहाँ का क्षेत्रीय अपने लैंग्वेज में न्याय देता है, केरल अपने क्षेत्रीय भाषा में न्याय देता है। अब आइए सबसे नया भाषा कौन सा है, 22 भाषा में सबसे नया भाषा चले। अब ये महालेखा नियंत्रक परीक्षक CAG, महालेखा नियंत्रक परीक्षक CAG। अंबेडकर के शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद कौन सा है, तो CAG का पद है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 में है, याद रखिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का उल्लेख नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसके पद की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यकाल कितना 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जबकि हटाने की प्रक्रिया संसदीय है, असमर्थता और कदाचार के आधार पर। आगे नोट, सेवानिवृत्ति के बाद, याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद CAG किसी भी पद का धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए सेवानिवृत्ति के बाद CAG किसी पद पे धारण नहीं कर सकते हैं। इसके वेतन और भत्ते केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक का केंद्र भत्ता और पेंशन जो है कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। जबकि भारत के पहले CAG नरहरि रावत थे। क्या है, भारत के पहले CAG कौन थे, अच्छा क्वेश्चन है, नरहरि रावत थे। भारत के पहले CAG कौन थे, नरहरि रावत थे। जबकि वर्तमान CAG कौन है, गिरीशचंद्र मुर्मू है, याद रखिएगा। पहले कौन थे, तो नरहरि रावत थे, जबकि वर्तमान में कौन है, गिरीशचंद्र मुर्मू है। जबकि काम क्या है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम केंद्र और राज्य की सभी खर्चों को जो है वित्तीय जांच करना, केंद्र और राज्य के सभी खर्च को जो है जांच करना। जबकि CAG जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन के रूप में सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। CAG जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन के रूप में सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। आगे CAG सार्वजनिक धन के, अच्छा क्वेश्चन है, CAG जो सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में भी कार्य करते हैं। नोट, संसद के 3 वित्तीय समिति होते हैं। पहला लोक लेखा समिति इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से, याद रखिएगा। जबकि इसका मुख्य काम जो है विभिन्न मंत्रालय के व्यय एवं CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना है। अगला है अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान कौन है, लोक लेखा अधीर रंजन चौधरी है, जो विपक्ष के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, जो वर्तमान में कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। दूसरा कौन है, दूसरा समिति है अनुमानन समिति या प्राकलन समिति। अच्छा क्वेश्चन है, VVI समिति है। इसके सभी सदस्य जो लोकसभा के होते हैं कुल 30 सदस्य, कुल 30, प्राकलन में कुल 30 होते हैं, जो 30 के देश लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जबकि इसका मुख्य कार्य नीति व्ययता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है, जबकि तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें भी जो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका भी काम क्या है, तो पब्लिक सेक्टर के लेखा और प्रतिवेदन की जांच करना। अब ये वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में भाग 12 में। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। इस गठन का मुख्य काम केंद्रीय करों को बंटवारा करना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं, जो बिहार के हैं,
नंदकिशोर सिंह कहाँ के हैं? बिहार के बिहार के ही हैं। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, एक मिनट। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कुल वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? 5। अरे यार, वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते आगे। अब ये नीति आयोग, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, जो 15वें क्रम के हैं। आगे, अब पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? KC नियोगी, जबकि वर्तमान में कौन? NK सिंह। अब ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जबकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है, जबकि CEO BVR सुब्रमण्यम है। इसका क्या काम है? तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है, जबकि इसकी स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में होती है। आगे, अब ये मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संरक्षण से है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1900, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार है। हाँ, जबकि इसके आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखी रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदर्श वाक्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखी रहा। यह वैधानिक निकाय है, जो संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है। नोट, NHRC आर्टिकल 21 को महत्ता प्रदान करता है। NHRC या वही नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, वही जो है आर्टिकल 21 को महत्ता प्रदान करता है, जबकि NHRC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु अभी पढ़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों की होती है? 5 वर्ष या 70 वर्ष। आगे, अब ये अंतिम है, लास्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है, जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है, जो 1992 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1992 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा है। वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, जबकि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका मुख्य काम महिलाओं के अधिकार का रक्षा करना है। इस तरह संविधान खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।